हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। पहला चैप्टर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 21, यानी लेक्चर नंबर 21 में पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20 में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी लेक्चर नंबर हम 20 में पढ़े थे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21 में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आइए क्वेश्चन पाते हैं। क्या है मेरा जी थ्योरी मेरा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, कौन सा स्थिति में जी? निरक्षीय स्थिति में, मतलब y अक्ष को बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। y अक्ष को क्या बोलेंगे जी? निरक्षीय स्थिति। यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके कारण जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और कहां पर ज्ञात करना है? तो निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। तो आइए नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आइए आते हैं थ्योरी पर अपनी। तो चलिए नोट्स बनाइए। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे मैं पहला फिगर बनाऊंगा विद्युत द्विध्रुव का। तो विद्युत द्विध्रुव का सबसे मैं पहला फिगर बनाता हूं, विद्युत द्विध्रुव का, क्योंकि बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, इसलिए जो मैं फिगर बनाऊंगा सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का बनाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव का क्या फिगर है जी? तो विद्युत द्विध्रुव दो आवेश का सिस्टम है। एक आवेश निगेटिव और दूसरा आवेश पॉजिटिव। और निगेटिव पॉजिटिव दोनों आवेश का बीच का जो डिस्टेंस होता है वह 12 होता है, यह पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो मेरा आवेश होगा वह -q, और यहाँ पर जो आवेश होगा वह +q। -q आवेश को मानेंगे A बिंदु, यानी A बिंदु पर -q आवेश स्थित है और B बिंदु पर +q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों का बीच की दूरी कितना होता है जी? 12 होता है, 2l। दोनों आवेशों का बीच का दूरी 2l, दोनों आवेशों का बीच का दूरी 2l। चलिए ये हो गया किसका जी फिगर? विद्युत द्विध्रुव का, कि माइनस आवेश और +q आवेश, दो आवेश लेंगे, दोनों आवेशों के बीच का दूरी कितना होता है? 12। लेक्चर नंबर 19 में विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा चुके हैं। जिसका छूट गया होगा लेक्चर नंबर 19 में विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जाकर उसमें समझे। तो A बिंदु पर -q आवेश, B बिंदु पर +q आवेश, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l। अब दोनों आवेशों के मध्य में एक बिंदु क्या लेंगे हम? मध्य बिंदु O लेंगे। दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु O लेंगे। क्या लेंगे जी? मध्य बिंदु O। तो O से B तक का दूरी क्या होगा? L होगा। और A से O तक का दूरी क्या होगा जी? L होगा। क्यों? क्योंकि A से B तक का टोटल मेरा जो डिस्टेंस है 12 है। तो दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु O माने है। तो O से A का बीच का दूरी होगा L और O से B का दूरी होगा L। L और L जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। चलिए अब क्या बोल रहे जी? निरक्षीय स्थिति में, देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो ये विद्युत द्विध्रुव का फिगर बना दिया। निरक्षीय स्थिति में, यानी हम अब जो विद्युत क्षेत्रीयता ज्ञात करेंगे वो निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो इस लाइन को बोलते हैं क्या जी? अक्षीय। इस लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षीय। और इस लाइन को क्या बोलते हैं?
निरक्षीय, इस लाइन को बोलते हैं निरक्षीय और इस लाइन को बोलते हैं अक्षीय। तो अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेक्चर नंबर 20 में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे निरक्षीय, यानी इस लाइन पर पढ़ेंगे, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन पोजीशन जी? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो विद्युत द्विध्रुव हो गया और इक्वेटोरियल पोजीशन किधर होगा जी? ऊपर ले रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए निरक्षीय हो गया, यानी आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या होगा जी? P होगा, जिसका वैल्यू +1 होता है। कल यही था मेरा फिगर था कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P, तो कल निरक्षीय पढ़ रहे थे, कल अक्षीय पढ़ रहे थे ना जी। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, तो कल अक्षीय था, क्योंकि कल जो मेरा थ्योरी था लेक्चर नंबर 20 में वो अक्षीय पर था, तो अक्षीय पर यहाँ पर बिंदु P लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं निरक्षीय, तो निरक्षीय मेरा होगा ऊपर। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस प्रकार अक्षीय पर था उसी प्रकार निरक्षीय पर होगा, खाली ये अक्ष पर ना होकर निरक्ष होगा। देखो तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो चलिए एक बिंदु P है। अब बिंदु P पर +q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे और -q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, और फिर एक बार दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल देंगे, फॉर्मूला मेरा सिद्ध हो जाएगा। तो आइए, तो +q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, यानी +q और बिंदु P को मिला रहे हैं, +q बिंदु P को मिला रहे हैं, और -q बिंदु P को मिला दिए, -q बिंदु P को मिला दिए। ठीक, ये हो गया। अब देखो -q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस प्रकार अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे -q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता, +q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसी प्रकार हम आज निकालेंगे -q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और एक बार +q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो -q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगा जी? नीचे की ओर, क्योंकि ये माइनस है और P क्या है? प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता नीचे की ओर इस प्रकार, क्योंकि असमान आवेश है एक दूसरे के बीच आकर्षित। इसका नाम क्या होगा? E वेक्टर माइनस, क्योंकि माइनस आवेश है, इसका नाम होगा E वेक्टर माइनस, E वेक्टर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करता है। चलिए, तो -q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा जी? अंदर की ओर। और एक बार +q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा जी? बाहर की ओर, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस एक दूसरे को विकर्षित करता है। तो +q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा? बाहर की ओर, बाहर की ओर, इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार होगा, इसका नाम होगा E वेक्टर प्लस, E वेक्टर प्लस, E वेक्टर प्लस। तो बिंदु P पर -q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता अंदर की ओर, और एक बार +q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर, यानी E वेक्टर प्लस बाहर की ओर, E वेक्टर माइनस अंदर की ओर। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा E वेक्टर प्लस और E वेक्टर माइनस के बीचों बीच जाएगा, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीचों बीच। अब इसका नाम होगा ER वेक्टर, ER वेक्टर मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ER वेक्टर। ये +q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E प्लस, और ये जो है -q आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E माइनस, और ER जो है दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी E वेक्टर प्लस और E वेक्टर माइनस दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच में क्या लिए? परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसका नाम होगा ER वेक्टर। आइए, हाँ ये देखो यहाँ पर कुछ एंगल बनता होगा, तो यहाँ पर एंगल ले रहे हैं थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल ले रहे हैं थीटा,
यानी इसके साथ एंगल क्या बना रहा है जी, थीटा एंगल, और इसके साथ भी एंगल बना रहा है थीटा एंगल। यानी माइनस क्यू ए के साथ थीटा एंगल पर है और प्लस क्यू बी के साथ भी थीटा एंगल पर है। ठीक, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा जी, जब हाई थीटा है तो हाई भी क्या होगा, थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, और ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, यानी ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। आमने सामने का एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए, ये थीटा तो इसके सामने ये भी थीटा, और ये थीटा तो इसके ये थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी दो रेखा एक तीसरा रेखा उसको कट करे तो यहाँ पर एंगल अगर आपका थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल आपका थीटा होगा, यहाँ पर एंगल आपका बीटा है तो यहाँ पर भी एंगल बीटा होगा। मतलब आमने सामने का एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। कब, जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा कट करता है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा तो ये भी थीटा, तो उसी प्रकार ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। आइए, आप जानते हैं कि जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा ना उधर साइन थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा और जिधर थीटा ना उधर साइन थीटा। यानी जिधर थीटा होता है उधर हमेशा कोस थीटा होगा, हमेशा, जिधर थीटा उधर हमेशा कोस थीटा, और जिधर थीटा ना उधर हमेशा साइन थीटा। क्या होगा जी, साइन थीटा। तो आइए, अब जो हमारा ई वेक्टर प्लस है इसको लंबवत दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे जी, क्योंकि परिणामी वेक्टर और ई वेक्टर प्लस के बीच में एंगल का मिल रहा है थीटा। तो ई वेक्टर जो प्लस है थीटा आ गया, तो उस थीटा के चलते ई वेक्टर प्लस को लंबवत दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो आइए, तो ई वेक्टर प्लस का लंबवत किधर होगा जी, ऊपर की ओर, ये मेरा लंबवत होगा, लंबवत होगा, ये लंबवत होगा, लंबवत हो रहे हैं। आइए, तो देखो ई वेक्टर प्लस है तो इसको लंबवत तोड़े, तो इधर परिणामी विद्युत क्षेत्र था और इधर लंबवत तोड़ रहे हैं। देखो लंबवत है, हमें ई वेक्टर प्लस को लंबवत तोड़ रहे हैं। देखो ई वेक्टर प्लस को लंबवत है ना, देखो ये लाइन और ये लाइन, इस दोनों लाइन के बीच में ई वेक्टर प्लस है, यानी लंबवत देखो टूटा हुआ है। चलो, अब जिधर थीटा उधर कोस थीटा हमेशा, जिधर थीटा ना उधर साइन थीटा। तो इधर थीटा है तो इधर क्या मिलेगा जी, कॉस थीटा, क्योंकि इधर थीटा है तो इस खाना में क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो किसको हम लंबवत तोड़े हैं, ई वेक्टर प्लस को ना, तो इस खाना में क्या मिलेगा, ई वेक्टर प्लस कॉस थीटा, ई वेक्टर प्लस कॉस थीटा, ई वेक्टर प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि हम जो लंबवत तोड़े हैं ई वेक्टर प्लस को तोड़े हैं, ई वेक्टर प्लस को तोड़े हैं ना, तो इस खान, और जिधर थीटा उधर कोस थीटा, तो इधर थीटा है तो किसको तोड़ रहे हैं, ई वेक्टर प्लस को, तो ई वेक्टर प्लस, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं ई वेक्टर प्लस को, और जब थीटा है तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। आइए, अब इधर देखिए थीटा है जी, इस खाना में थीटा है, तो इस खाना में क्या मिलेगा, यानी इस लाइन पर क्या मिलेगा, इस लाइन पर परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन पर परपेंडिकुलर मिलेगा ई वेक्टर प्लस साइन थीटा, ई वेक्टर प्लस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इधर देखो हमारा ई थीटा नहीं है, तो इस लाइन पर, यानी जो परपेंडिकुलर मेरा लाइन है, इस लाइन पर हमेशा ई वेक्टर, क्योंकि हम ई वेक्टर को लंबवत तोड़ रहे हैं, तो ई वेक्टर प्लस, और यह थीटा नहीं है ना बॉक्स में, तो इधर साइन थीटा। आइए, अब जिस तरह हम तोड़े हैं ई वेक्टर प्लस को, अब उसी तरह तोड़ेंगे हम ई वेक्टर माइनस को। तो ई वेक्टर माइनस का थीटा ये है, तो इस बॉक्स में क्या मिलेगा, यानी इस लाइन पर, ये मेरा जो लाइन है एक्सियल लाइन, इस लाइन पर मेरा क्या मिलेगा, एक्सियल लाइन पर जी, यानी इस लाइन पर मिलेगा ई वेक्टर माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि हम किसको लंबवत तोड़ रहे हैं, ई वेक्टर माइनस को, तो ई वेक्टर माइनस को तोड़ रहे हैं, तो ई वेक्टर माइनस, और ये थीटा है तो कॉस और थीटा। इसका लंबवत किधर होगा जी, नीचे,
नीचे इसका लंबवत होगा, इसका नीचे लंबवत होगा, इसका लंबवत नीचे होगा, और इधर थीटा है जी, इधर थीटा नहीं है, तो इसके परपेंडिकुलर के अपोजिट नीचे क्या मिलेगा, ई वेक्टर माइनस साइन थीटा, यानी ई वेक्टर माइनस साइन थीटा, ई वेक्टर माइनस साइन थीटा। देखो क्या किए हैं, ये हमारा ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो ई वेक्टर प्लस को परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो इधर थीटा है तो ई प्लस, क्योंकि ई वेक्टर प्लस है, और जिधर थीटा उधर कोस थीटा, और इधर देखो इधर जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है इधर थीटा नहीं है, तो हम किसको तोड़े, ई वेक्टर प्लस को, तो ई वेक्टर प्लस साइन थीटा। उसी प्रकार ये थीटा है, ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा, तो ई वेक्टर माइनस नीचे अंदर क्यों है, तो इसको तोड़ेंगे तो ई वेक्टर माइनस, और इधर थीटा है तो cos थीटा, और इसको परपेंडिकुलर नीचे होगा, देखो इस प्रकार, जैसे इसका ऊपर था परपेंडिकुलर इसके बीच में, उसी प्रकार ई वेक्टर माइनस का नीचे होगा इस प्रकार, तो इधर थीटा नहीं है तो ई वेक्टर माइनस साइन थीटा, यानी ई वेक्टर प्लस को ई वेक्टर माइनस को परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट में तोड़ दिए। तो देखो तो जी ये ई वेक्टर प्लस साइन थीटा है, ये ई वेक्टर माइनस साइन थीटा है, तो एक दूसरे को अपोजिट है, तो ये कट जाएगा, ये क्या होगा जी, कट जाएगा, बैलेंस कर जाएगा, क्योंकि ई वेक्टर साइन थीटा और ई वेक्टर माइनस साइन थीटा, तो साइन 180 डिग्री होगा, और साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, 0, और एक दूसरे को अपोजिट है तो घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि ई वेक्टर प्लस ऊपर है और ई वेक्टर माइनस नीचे है, और एक दूसरे का अपोजिट है, जब कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट हो तो थीटा 180 और साइन 180 का मान यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है, तो साइन 180 का मान 0 होने के चलते ई वेक्टर प्लस साइन थीटा और ई वेक्टर माइनस साइन थीटा, देखो ई वेक्टर प्लस साइन थीटा ऊपर की ओर और ई वेक्टर माइनस साइन थीटा नीचे की ओर, तो एक दूसरे का अपोजिट थीटा 180, तो थीटा 180 होने के चलते साइन 180 का मान 0, इसलिए इसका वैल्यू 0 मिलेगा, तो ये बैलेंस कर जाएगा। आइए अच्छा देखिए, तो ये ओ पी बी एक ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज है, देखो तो एक ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज हो जा रहा है, ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज है, और देखो इस समकोण त्रिभुज का ये जो हमारा है आधार और ये मेरा है लंब, तो ये किसका काम कर रहा है जी, कोण का, ये मेरा आधार नीचे का बेस, और ये मेरा परपेंडिकुलर, और ये मेरा हाइपोटेनस, यानी देखो नीचे जो हमारा ओ, देखो हम ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो इस समकोण त्रिभुज यानी ओ पी बी समकोण त्रिभुज का नीचे जो हमारा ओ से बी हमारा जो लेंथ है वो बेस का काम कर रहा है, और ओ से पी जो डिस्टेंस आर है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो ये कर्ण मेरा नहीं निकल जाएगा, तो कर्ण मेरा क्या होगा जी, बी पी, तो बीपी मेरा कर्ण निकल जाएगा, बीपी मेरा कर्ण निकल जाएगा, बीपी, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा जी, रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर का तो जानते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब रूट कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा, यानी एल के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर लिखेंगे ना जी, लंब के स्क्वायर आर के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर रूट में निकल जाएगा, यानी इस प्रकार से भी बी पी बराबर कर्ण बराबर लंब आर स्क्वायर प्लस आधार एल स्क्वायर निकल जाएगा ना जी, क्यों, क्योंकि ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बेस या जिसका आधार एल है और लंब है आर, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, कर्ण बराबर क्या होता है जी, लंब, जब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते हैं, तो लंब मेरा आर है तो आर के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार मेरा एल है तो एल के स्क्वायर। उसी प्रकार देखो तो ए ओ पी एक समकोण त्रिभुज है, इधर है तो ए ओ पी एक समकोण त्रिभुज है, तो ओ ए बेस है और ओ पी आर है, तो कर्ण मेरा क्या है जी, ए पी, तो ए पी कर्ण निकल जाएगा, यानी ए पी बराबर क्या हो जाएगा जी, ए पी बराबर
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा जी। देखो तो जिस प्रकार ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका हम कर्ण निकाल दिए, कर्ण मेरा बी पी कर्ण मेरा निकाल दिए, लंब स्क्वायर, तो लंब मेरा आर है, आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार मेरा एल है तो एल स्क्वायर। उसी प्रकार देखो तो ए ओ पी एक समकोण त्रिभुज है, तो ए ओ पी जो समकोण त्रिभुज है, आर लंब है, ये जो आर लंब है इस समकोण त्रिभुज का भी लंब है और इस समकोण त्रिभुज का भी लंब है, यानी जो आर मेरा लंब है ओ पी बी का भी लंब है और ए ओ पी का भी लंब है। तो जब हम ए ओ पी समकोण त्रिभुज लेंगे तो ए ओ जो मेरा होगा बेस होगा और ओ पी जो होगा मेरा लंब होगा, तो कर्ण क्या होगा मेरा जी ए पी होगा, तो कर्ण ए पी बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी लंब क्या है जी आर स्क्वायर प्लस आधार क्या है जी एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, यानी इस समकोण त्रिभुज का भी कर्ण और इस समकोण त्रिभुज का भी कर्ण क्या होगा जी इक्वल होगा। तो ये मेरा फिगर समाप्त हुआ। तो फिगर में किसी को डाउट है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डाउट तो नहीं होना चाहिए। पहले हम ए बी एक बिंदु द्विध्रुव गुण, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, दोनों आवेशों के बीच में एक मध्य बिंदु मानेंगे हाफ एल वो मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय लेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी लेंगे और बिंदु पी पर प्लस के ये थीटा ते भी थीटा, ये थीटा ते भी थीटा। अब एक बार बिंदु पी पर प्लस की वजह के चलते विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और एक बार बिंदु पी पर माइनस की वजह के चलते विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, और हम बीपी निकाल लिए एपी निकाल लिए, और थीटा उधर कोस थीटा तो ई वेक्टर प्लस है तो ई वेक्टर प्लस कोस थीटा, इधर ई वेक्टर माइनस है तो ई वेक्टर माइनस कोस थीटा, इधर थीटा नहीं है तो इसका ई वेक्टर प्लस साइन थीटा, इधर थीटा नहीं है तो ई वेक्टर माइनस साइन थीटा, और एक दूसरे के ई वेक्टर प्लस साइन थीटा और ई वेक्टर माइनस साइन थीटा अपोजिट है जो कट हो जाएगा क्योंकि थीटा 180 है। तो चलिए अब क्या करेंगे जी, हम लेट करेंगे यानी मानेंगे। तो चलिए इस थ्योरी को हल करते हैं, मान रहे हैं तो क्या लिखेंगे जी, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसका सेम टू सेम कल्हे वाला मानेंगे, खाली अक्षीय की जगह पर निरक्षीय मानेंगे, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है जी, पी वेक्टर के परिणामी क्या होता है जी 2ql होता है। चलिए तथा विद्युत द्विध्रुव के अब निरक्षीय स्थिति, देखो यहाँ पर स्थिति, निरक्षीय स्थिति पर मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु
P है जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्या है जी? माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो देखो तो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। चलिए, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर के परिणामी 2ql होता है। हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है और पी वेक्टर का फॉर्मूला 2ql होता है। चलिए, तथा विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, अब जो हम फिगर बनाए हैं किस स्थिति में बनाए हैं जी? निरक्षीय स्थिति में, यानी जो विद्युत क्षेत्रयुक्ता ज्ञात कर रहे हैं हम निरक्षीय स्थिति में, तो क्या बोलेंगे? तथा विद्युत द्विध्रुव के, तो ये देखो विद्युत द्विध्रुव ये भी हो गया, तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से, देखो मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है मेरे जी? ER वेक्टर है। तो आइए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे जी? हम एक बार बिंदु P पर प्लस q के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता और एक बार बिंदु P पर माइनस q के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और दोनों को ऐड कर देंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या जी? अब बिंदु P पर लिखेंगे, अब बिंदु P पर माइनस Q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक बार बिंदु P पर माइनस Q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता और एक बार प्लस Q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो बिंदु P पर माइनस Q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो बिंदु P पर माइनस Q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है जी? E वेक्टर माइनस है, तो हम लिख देंगे E वेक्टर माइनस बराबर क्या होगा? K जो यहाँ पर आवेश है उसका परिमाण, यानी माइनस Q का परिमाण, इंटू बिंदु P पर जो आवेश है उसका परिमाण, तो बिंदु P पर कितना आवेश है जी? +1, तो +1 का परिमाण अपॉन दूरी AP का स्क्वायर, यानी AP स्क्वायर। आइए E वेक्टर माइनस बराबर K का मान बोलो। K का मान हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस Q का परिमाण Q प्लस और +1 का परिमाण Q1 होगा, क्योंकि मोड के अंदर माइनस है तो मोड के अंदर माइनस और प्लस हमेशा प्लस मिलेगा। तो माइनस Q का परिमाण Q और +1 का परिमाण 1 और Q1 में गुना होगा तो Q, और मेरा दूरी क्या है जी? AP मेरा दूरी देखो तो पता है, तो AP मेरा दूरी पता है और ये स्क्वायर है। AP मेरा दूरी पता है जी, AP मेरा दूरी क्या है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AP का हम लिखेंगे क्या जी? रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का हेल स्क्वायर, और ये देखो तो ये स्क्वायर है और रूट है, तो रूट क्या होगा जी? हट जाएगा, और स्क्वायर भी क्या होगा? हट जाएगा। तो क्या मिलेगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या मिलेगा जी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि AP का मान लिखेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, और देखो स्क्वायर है और रूट है, तो ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे जी? अब लिखेंगे पुनः बिंदु P पर प्लस Q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
पुनः बिंदु P पर प्लस Q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है जी, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र E वेक्टर प्लस है, तो E वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे के जो यहाँ पर आवेश है उसका परिमाण, तो प्लस Q का परिमाण इंटू जो बिंदु P पर उस आवेश है उसका परिमाण, तो बिंदु P पर 1 परिमाण है। चलिए अपॉन BP का स्क्वायर यानी BP स्क्वायर। BP अच्छा इसका दिशा किधर होगा, इसका दिशा, तो इसका दिशा लिखेंगे तो अंदर की ओर यानी PA की ओर, यानी बिंदु P पर माइनस Q इसके चलते विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E वेक्टर माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका दिशा किधर होगा जी, अंदर की ओर, तो अंदर क्या लिख सकते हैं PA की ओर, यानी PA की और यहाँ पर लिख सकते हो PA की ओर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। E वेक्टर प्लस K का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q का परिमाण Q और 1 का परिमाण 1, Q1 में गुना होगा Q अपॉन BP मेरा दूरी है जी, तो BP मेरा दूरी क्या है, BP मेरा दूरी है, तो BP मेरा दूरी है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है और BP का मान लिखोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर के चलते रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका दिशा किधर होगा जी, बाहर की ओर, यानी BP की ओर, BP की ओर, BP की ओर। तो इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। एक बार बिंदु P पर प्लस Q के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल दिए, और एक बार बिंदु P पर माइनस Q के चलते विद्युत क्षेत्र निकाल देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे अब इसलिए बिंदु P पर परिणामी, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए बिंदु P पर, यानी जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा जी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E R वेक्टर बराबर क्या होगा, तो देखो तो E वेक्टर प्लस और E वेक्टर माइनस एक दूसरे का अपोजिट है, तो बैलेंस यानी कट जाएगा। और देखो इस लाइन पर, यानी जो हमारा एक अक्ष के अपोजिट लाइन है, यानी ये जो हमारा एक अक्ष लाइन है, इस लाइन पर E वेक्टर प्लस cos थीटा और E वेक्टर माइनस cos थीटा एक ही दिशा में है, यानी E वेक्टर प्लस cos थीटा और E वेक्टर माइनस cos थीटा इसी लाइन पर है, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों का क्या करेंगे जी, ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो E वेक्टर प्लस cos थीटा बीच में प्लस और E वेक्टर माइनस cos थीटा, क्योंकि दोनों E वेक्टर प्लस cos थीटा और E वेक्टर माइनस cos थीटा दोनों एक ही लाइन पर है। आइए तो यहाँ पर देखिए, तो E वेक्टर प्लस बराबर E वेक्टर माइनस का वैल्यू सेम आया है। देखो तो E वेक्टर प्लस का वैल्यू क्या है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E वेक्टर माइनस का वैल्यू क्या आया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी बिंदु P पर हम जब प्लस Q बेस के चलते विद्युत क्षेत्र निकालें और माइनस Q बेस के चलते विद्युत क्षेत्र निकालें, तो दोनों का वैल्यू क्या रहे जी, सेम आ रहा है, यानी E वेक्टर प्लस और E वेक्टर माइनस का वैल्यू सेम आ रहा है। देखो E वेक्टर प्लस और E वेक्टर माइनस का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे जी, E वेक्टर प्लस इक्वल टू E वेक्टर माइनस इक्वल टू E वेक्टर लिख सकते हैं जी,
क्योंकि ई वेक्टर प्लस विद्युत क्षेत्र होता है और ई वेक्टर माइनस विद्युत क्षेत्र होता है और दोनों एक दूसरे के जी बराबर है। तो ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस क्या मान लिए, ई वेक्टर, इसको मान लिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ई वेक्टर प्लस और ई वेक्टर माइनस को क्या मान लिए, ई वेक्टर। आइए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है तो ई आर वेक्टर बराबर, अब बताओ ई वेक्टर प्लस की जगह क्या लिखेंगे जी, ई वेक्टर, क्योंकि ई वेक्टर प्लस का वैल्यू ई वेक्टर माइनस का वैल्यू सेम है तो उसके जगह पर ई वेक्टर लिखेंगे। तो ई वेक्टर और कॉस थीटा, और ई वेक्टर माइनस की जगह पर देखो ई वेक्टर प्लस बराबर ई वेक्टर माइनस बराबर ई वेक्टर है, तो ई वेक्टर माइनस की जगह पर क्या लिखेंगे, ई वेक्टर कॉस थीटा। तो ई आर वेक्टर बराबर, तो ई वेक्टर कॉस थीटा और ई वेक्टर कॉस थीटा कितना होगा जी, 2 ई वेक्टर कॉस थीटा, ई वेक्टर कॉस थीटा और ई वेक्टर कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा, 2 ई वेक्टर कॉस थीटा। आइए, ई आर वेक्टर बराबर 2 है तो 2 इंटू ई क्या है जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है जी, क्या आया मिला है, क्या मिला है 1/4 Q अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी दोनों सेम है 1/4 Q अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों में से कोई एक का लिख देंगे, यानी ई वेक्टर का वैल्यू हमें मिल चुका है, ई वेक्टर का वैल्यू मिल चुका है। देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 है तो 2 ई वेक्टर का मान लिख दिए, और इनटू कॉस थीटा, तो इसमें कॉस थीटा लगा दो, ओ पी बी चाहे ए ओ पी में कॉस थीटा लगा दो। दो समकोण त्रिभुज है ना, तो दोनों समकोण त्रिभुज में से कोई एक में कॉस थीटा लगा दो, कोई एक में। तो चलो भाई ना हम इसी में कॉस थीटा लगाते हैं। तो ये कॉस थीटा, तो थीटा के सामने लंब होता है, मैं ये इसमें कॉस थीटा लगा दिए, तो थीटा के सामने लंब। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला जी, कॉस थीटा बराबर आधार बाटा में कौन फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बाटा में कौन होता है। तो थीटा के सामने लंब आर हो जाएगा, तो आधार क्या मिलेगा जी, एल, यानी एल मेरा आधार हो गया, और कौन क्या होगा, कौन मेरा बीपी हो गया, यानी कौन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा जी कॉस थीटा। या इसमें लगाओ तो थीटा के सामने लंब, तो आधार बटा में कौन होता है, तो आधार मेरा एल और कौन मेरा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट ओवर में। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या लिख देंगे, एल बटा में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए ई आर वेक्टर बराबर, तो देखो 2QL को एक साथ रख दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2QL को एक साथ रख दो, यानी 2QL एक साथ रख दिए। अब नीचे देखो, अच्छा इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ठीक लिखेंगे जी, और इस रूट का पावर कितना होता है, यानी इनटू में इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2। देखो जी यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और 2QL, तो 2QL लिख दिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और देखो तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो रूट को हटा देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट को क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि रूट का पावर कितना होता है 1/2, तो रूट हटाकर क्या लिख दिए 1/2 लिख दिए। चलिए नोट करते रहो। आइए, तो ई आर वेक्टर बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कि 2QL बराबर क्या होता है जी, आप जानते हैं
कि P वेक्टर बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा से 2QL होता है। तो इस 2, ये मेरा जो 2QL है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे जी हम? P वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P वेक्टर। देखो यहाँ पर 2QL है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा 2QL बराबर यानी P वेक्टर अपॉन, आ जाओ अब देखो जी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका पावर 1 छिपा है, यहाँ पर पावर कितना है जी? 1 छिपा है। और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका पावर 1/2 है और दोनों के बीच गुना है। तो आप जानते हैं कि आधार मिलने पर पावर को ऐड किया जाता है। जब दोनों के बीच में गुना हो तो आधार मिलने पर पावर को ऐड किया जाता है। तो आधार देखो मिल रहा है यहाँ पर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1 है, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 1/2 है। तो आधार नीचे यानी बेस मिल रहा है, तो पावर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर पावर कितना है? 1 है, प्लस यहाँ पर पावर कितना है? 1/2 है। तो इसको जोड़ घटाव करेंगे तो क्या मिलेगा जी? 2 + 1/2 यानी 3/2। तो इसको क्या लिखेंगे? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। क्यों? क्योंकि आधार मिल रहा है तो पावर जोड़ेंगे यानी 1 + 1/2। देखो यहाँ पर किए हैं। यह मेरा थ्योरी जो हुआ अब प्रूफ हुआ। यानी क्या मिला जी? ER वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। 3/2। तो ये मेरा थ्योरी जो हुआ अब प्रूफ हुआ। अब क्या मानेंगे जी? एक बार मानेंगे, यदि R ग्रेटर देन मच L, यदि R ग्रेटर देन मच L हो तो L लगभग में क्या होगा? 0 होगा। जब R ग्रेटर देन मच L अक्षीय में माने थे, उसी पर का निरक्षीय मानेंगे, यानी R का मान L के मान से बहुत बड़ा है, यानी L का मान R के मान से बहुत छोटा है, बोल सकते हैं। तो यदि R का मान L के मान से बहुत बड़ा है, मच L, R ग्रेटर देन, जिस तरफ ये मुंह खुला रहता है वह बड़ा होता है, तो ये R की तरफ मुंह खुला रहता है ना जी, तो R बड़ा है और L छोटा है, तो L लगभग में क्या मान लेंगे? 0। तो यहाँ पर L की जगह पर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो R वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर माई प्लस, अब L के जगह पर जी 0, क्योंकि ग्रेटर देन मच L है, तो 0 के पावर 3/2 कोष्ट दे कर देंगे, और 0 के स्क्वायर 0 होगा, 0 के स्क्वायर 0 मिलेगा। आइए इसको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो क्या मिल जाएगा जी? तो ER वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर मिलेगा P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर में से 0 जोड़ेंगे, R स्क्वायर प्लस 0 मतलब R स्क्वायर, और देखो तो इसको लिखेंगे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा जी? 3/2। तो हाई 2 से और हाई 2 कटेगा, हाई देखो तो R स्क्वायर में से 0 को जोड़ेंगे, R स्क्वायर प्लस 0 मतलब R स्क्वायर, और R स्क्वायर के पावर 3/2 है, तो हाई 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा? R के पावर Q, यानी R के पावर Q। यह मेरा जो थ्योरी हुआ अब प्रूफ हुआ। यानी अगर आपके क्वेश्चन में R का भी मान दिया रहे, L का भी मान दिया रहे, P का मान दिया रहे, और आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे निरक्षीय स्थिति पर, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा ER वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आपके क्वेश्चन में L का मान नहीं दिया रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ R का मान दिया रहे, और आपसे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछे, तो ER वेक्टर बराबर फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R Q। तो ये मेरा थ्योरी जो हुआ प्रूफ हुआ, इसको नोट कीजिए। और आज इतना ही, थैंक यू।